Hello everyone. Today we are going to start and continue with the female reproductive system. This is our second part. Okay, so here we have a discussion on uterine tube and uterus. तो इसमें हम पूरा फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को पढ़ेंगे. डिटेल डिस्कशन होगी उसकी मेम्ब्रेन्स और उसमें किस तरह के सेल हैं. ओके, ये सब पढ़ेंगे. तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो अब हम देखते हैं सबसे पहले यूट्राइन ट्यूब. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रही है ये जो ट्यूब है इसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूवी डक्ट भी कहते हैं. तो तीन नाम है इसके. ओके, फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब एंड यूवी डक्ट. और इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर. और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लाई कर रही है, ये कर रही है ब्रॉडल लिगामेंट के अंदर लाई करती है. यहाँ पे ब्रॉडर लिगामेंट है उसके अंदर लाई करती है. ठीक है. और अब हम पढ़ेंगे इसके कितने पार्ट हैं. तो इसके मेनली 3 पार्ट है. एक है इनफेंडिबुलम, जो ये वाला पार्ट है, ब्रॉडर पार्ट. ओके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं आगे. तो इसे हम क्या कहेंगे, पूरा पार्ट क्या है, इनफेंडिबुलम. ठीक है. और ये क्या है, एम्पुला. थोड़ा सा इसकी डायमीटर कम होता गया. और आगे क्या है, एस्थम. तो यहाँ पे एक और पार्ट है जो है इंट्राम्यूरल पार्ट, जो एक स्पेस है बिटवीन इस्थमस एंड यूट्रस के बीच का जो स्पेस है उसको कहेंगे इंट्राम्यूरल स्पेस. ठीक है, इंट्राम्यूरल जगह है इसका नाम. और ये भी याद रखना है कि इस्थमस कहाँ किस साइड है, फंडस की साइड है, यूट्रस की फंडस की तरफ है. एम्पुला जो है इनफेंडिबुलम और इस्थम के बीच में है. और इनफेंडिबुलम कहाँ है, ओवरी की तरफ है. तो ये इम्पॉर्टेंट है लोकेशन इसकी. अब यहाँ पे है कि जो ये हमारी मेम्ब्रेन है ये कितनी लेयर से बनी है. तो ये बनी है 3 लेयर से. अंदर की तरफ है म्यूकोसा, उसके बाहर है मस्कुलरिस. ओके, और बाहर है सिरोसा. सिरोसा मीन्स जो उसको कवर की है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सिरोसा. ओके, तो अब जो हमारी मस्कुलरिस लेयर है, अंदर की जो लेयर है वो बनी है सिलिएटेड एपिथेलियम से और एक नॉन सिलिएटेड सेल से. ठीक है. जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसका तो काम है कि स्पर्म को एग को आगे ट्रांसफ़र करना, ओवरी से लेके इनफेंडिबुलम तक पहुंचाना है, वहां तक लेके जाना है. तो इसका काम है ट्रांसफ़र करना है एग को. ओके, तो ये सिलिया का तो आपको वैसे काम पता है कि सिलिया क्या करता है. ये कोई भी इनमोबिलिट सब्सटेंस है इसको मोबिलाइज करते हैं. ठीक है. तो ये इसका ये एक काम है कि ये एम्पुला तक पहुंच जाए. और आपको एम्पुला में पता ही होगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, तो एक तो म्यूकोसा लेयर में सिलिएटेड एपिथेलियम है, वो भी कॉल्यूमनर एपिथेलियम, उनका काम पता चल गया. दूसरा है नॉन सिलिएटेड सेल, जिनको हम बैग सेल भी कहते हैं. इनका काम क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ओवम को. ओके, जो इसकी जो ये सेल है ये न्यूट्रिशन देता है. जैसे एग यहाँ पे रहेगा उसको न्यूट्रिशन की नीड होती है, तो ये सेल्स प्रोवाइड करते हैं. अब है हमारा मस्कुलरिस. आपको इसका फंक्शन पता ही है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है. मस्कुलरिस जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है. तो इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं. जो इनर लेयर होती है वो है सर्कुलर थिक स्मूथ मसल्स. मस्कुलरिस का जो इनर साइड है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बना हुआ होता है. और जो उसके आउटर साइड है, मतलब कि जो, अब मैं आपको कैसे एक मिनट पेन से दिखाती हूँ कि ये तो हमारी आ गई सिलिएटेड एपिथेलियम लेयर वाला आ गया. ठीक है, यहाँ पे सिलिया ये वाली वो आ गई. अब यहाँ हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मस्कुलरिस. मस्कुलरिस में ये वाला जो इनर साइड है वो सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स होंगे, मसल्स होंगे. ठीक है, ऐसे. और इसके बाहर कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे 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 से लॉन्गिट्यूडनल होंगे. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होंगे. तो ये दोनों क्या है, मस्कुलरिस. ये और ये मैं थोड़ा लैपटॉप से बना रही हूँ तो लैपटॉप के जो माउस होता है वो इतना अच्छा काम नहीं करता. तो ये दोनों जो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल स्मूथ मसल्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं मस्कुलरिस.
और ये दोनों का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगी और ओवम को इनफेंडिबुलम से ओवम तक पहुँचाया, एम्पुला तक पहुँचाया जाएगा और एम्पुला से स्तंभ तक, ठीक है, ये इसका काम है। अब लास्ट है हमारी सिरोसा लेयर जो है आउटर कवरिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला स्तंभ जंक्शन में होती है, ठीक है। जो एम्पुला मेन हम कहते हैं एम्पुला, बट एग्जैक्ट कहाँ, एम्पुला स्तंभ का जो जंक्शन है यहाँ पर मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन ऑफ अबाउट 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के 24 घंटे के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, अब ये यूट्रस की तरफ जाएगा आफ्टर, मतलब 6 डे ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के 6 दिन हो चुके हैं, अब ये यहाँ पे यूट्रस में आ रहा है। तो इतना टाइम लग जाता है इसको यूट्रस तक पहुँचने के लिए, ठीक है, जाइगोट को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जो मेम्ब्रेन दिखाएगी। मेम्ब्रेन है ये फैलोपियन ट्यूब की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिलिया है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये है ल्यूमन, ल्यूमन है, ठीक है, ये साइड ल्यूमन है, ये सिलिया है, ये देखो ल्यूमन ऑफ यूट्राइन ट्यूब, ये जो सिलिएटेड सेल है, और यहाँ पे कुछ अंदर जो डीप सेल हैं, ये कौन से हैं, नॉन सिलिएटेड सेल्स हैं जिनको हम बैक सेल भी कहते हैं, पर इनके अंदर सीलिया नहीं है, पर है। और क्या है इनके अंदर, इनके पास माइक्रोबिलाइज है। तो माइक्रोबिलाइज का काम तो क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इनका मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ओवम को। अब ये जो है सिलिएटेड, आपको याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू का भी काम क्या है, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये वाटर भी प्रोवाइड करता है सेल को। और जैसे कि अब यहाँ का ये जो सेल है, ये जो लेयर है, उसको एपिथेलियम से जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। तो इसके एल्वियोलर के भी अपने अपने फंक्शंस हैं। तो मेन तो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है सेल को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और तो ठीक है, ये अब ये कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक था, ये भी एक डिटेल एपिथेलियम सरफेस व्यू कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सेकेंड, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी जो ये येलो कलर सीलिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सीलिया है ये है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। और अब ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे है, यहाँ पे सीलिया नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोबिलाइज, छोटे छोटे माइक्रोबिलाइज हैं। तो बस यही है दोनों में, और कुछ भी नहीं, डिटेल तो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि बाहर की तरफ सीलिएटेड होता है, फिर कुछ अंदर की तरफ नॉन सीलिएटेड सेल्स होते हैं, और साथ में ये जो बाहर हमारी म्यूकोसा एपिथेलियम है, इसके साथ और क्या होता है, अल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक ट्यूब की लेयर थी अल्वियोलर, फिर आपको बताया कि मस्कुलरिस होगी उसके बाहर, ठीक है। और उसके बाद वो होगा हमारी सिरोसा मेम्ब्रेन होगी जो यूट्राइन ट्यूब को कवर करेगी। अब हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या है बेसिकली, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इन्वर्टेड पेयर शेप है, ठीक है। जैसे नाशपाती उल्टी रखी हुई होती है, वैसे इसकी देखने में शेप होती है, जैसे ब्रॉडर और नीचे से इस तरह से होता है, कुछ मेरी बनी नहीं अच्छे से, ऐसे ऐसे इन्वर्टेड पेयर की तरह होती है, ठीक है। अब आगे ये बॉडी ऑफ यूट्रस इज प्रोजेक्टेड, जो हमारी बॉडी ऑफ यूट्रस इज प्रोजेक्टेड एंटीरियरली एंड सुपरफिशियली ओवर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब एंटीरियरली
आगे की तरफ और सुपरफिशियल उसके ऊपर, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एंड इस पोजीशन को क्या कहेंगे, एंटी फ्लेक्शन पोजीशन, कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके एंटीरियरली, इसके आगे की तरफ हमारा यूट्रस होता है और जो ब्लैडर है उसके सुपरफिशियल होता है। तो इस पोजीशन को कहेंगे एंटी फ्लेक्शन पोजीशन। और यहाँ पे आपको कुछ एक्सेस दिखाई दे रही हैं। जो एक्सेस यूट्रस की बीचों बीच आती है उसको कहेंगे एक्सेस ऑफ यूट्राइन बॉडी। जो बीचों बीच एक्सेस के यहाँ पे ये जो जा रही है ग्रीन कलर की लाइन, इसको कहेंगे एक्सेस ऑफ यूट्राइन बॉडी। और 3 एक्सेस हैं यहाँ पे। दूसरी है एक्सेस ऑफ सर्विक्स और तीसरी है एक्सेस ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना के बीचों बीच आ रही है। ठीक है, ये है 2। तो यहाँ पे आपको 2 एंगल भी दिखाई दे रहे हैं। एक है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ एंटी वर्जन। एंटी फ्लेक्शन का एंगल कौन सा है, बिटवीन यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स। ओके, सो ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल दे रहा है इसको एंटी फ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो पोजीशन के हिसाब से दिया है एंटी फ्लेक्शन, और एंटी वर्जन उसके किसके बीच का है, सर्विक्स एंड वेजाइनल एक्सेस पर। तो बस इतना याद रखना है कि कौन से एक्सेस पे कौन सा एंगल बनता है। ठीक है, तो एक याद रख लेना है मेन इनमें। तो यूट्रस बॉडी और सर्विक्स के बीच का एंगल कैसा है, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। तो दूसरा याद ही रहेगा, एंटी वर्जन तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच का है। ओके, तो दोनों एक्सेस में क्या कॉमन है, कौन सी एक्सेस कॉमन है, सर्विक्स कॉमन है। अगला, अगर जो हमारी पोजीशन है यूट्रस की वो पोस्टीरियरली मतलब बैकवर्ड थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है यूट्रस, तो उसको हम कहेंगे इंट्रोफ्लेक्शन, थोड़ा पीछे इंट्रोफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूट्रस के कुछ लिगामेंट्स हैं। लाइक यहाँ पे ये वाला ब्रॉड लिगामेंट है, ये ओवेरियन जो मैंने आपको पढ़ा दिया, मीस ओवेरियन। इसका जो जगह है यहाँ पे ब्रॉडर लिगामेंट के पास में का ही एक पार्ट है, इसको कहेंगे मीजो सेल्फ पिंक्स। और ये ट्राइन ट्यूब है, सस्पेंडरी लिगामेंट है, आपको पता है, ओवेरियन आर्टरी वीन्स, ब्रॉडर लिगामेंट्स ये वाला आ गया। राउंड लिगामेंट भी ब्रॉडर लिगामेंट का ही हिस्सा तो नहीं, एक वहीं से निकलता हुआ एक लिगामेंट है। ये है कार्डियन लिगामेंट। ये है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, जो यूट्रस को सेक्रम के साथ ज्वाइन करता है। तो आगे एक और डायग्राम है, शायद उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम पहले तो देखेंगे ओके, तो अब हम हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे इसकी लेयर्स। हिस्टोलॉजी का मीन्स होता है कि टिश्यूज़ के बारे में जानना होता है, उसके टिश्यूज़ कैसे ऐसे। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप्स की टिश्यू लेयर्स हैं। एक है पेरीमेट्रियम लेयर, दूसरी है मायोमेट्रियम और तीसरी है एंडोमेट्रियम। जिसमें कि जो एंडोमेट्रियम है वो मीनस जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो वो स्लज ऑफ हो जाता है इसका। तो ये हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के टिश्यूज होते हैं लेयर्स में। ठीक है, तो जो हमारी पेरीमेट्रियम लेयर होती है, जो कंपोज्ड हुई होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, एंड उसके पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर है जो हमारे ल्यूमन के आउटसाइड होती है, बाहर से। हम बाहर से अंदर की तरफ ल्यूमन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यूट्रस के ल्यूमन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब आया सेकंड है हमारी मायोमेट्रियम। तो सेकंड है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में 3 काइंड के स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, जो हमारा मायोमेट्रियम के जो मिडल में जो स्मूथ मसल फाइबर होता है वो होता है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर शेप में होता है। और इनर और आउटर जो होते हैं, इनर की तरफ होता है लॉन्गिट्यूडिनल और आउटर की तरफ होता है ऑब्लिगेटरी।
ओके, अंडरस्टूड। तो हमने फैलोपियन ट्यूब में कुछ और पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो हमारी मस्कुलैरिस होती है उसके जो इनर साइड है वो सर्कुलर है और आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ पे क्या है, मायोमेट्रियम का जो मिडल लेयर है वो कैसी है, सर्कुलर। और इनर और आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिगेटरी। जो है इन दोनों की लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिगेटरी होती है, ठीक है। ये था इसका मायोमेट्रियम। अब है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज हाईली वेस्कुलर लेयर एंड हैज अ 3 component like a simple columnar epithelium, ileolar connective tissue and endometrial gland। तो ये सबसे ज़्यादा वेस्कुलर लेयर है, सबसे ज़्यादा वेसल्स यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस इनमें और ये 3 चीज़ें और होती हैं इसमें। एक तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही हो, कॉलमनर एपिथेलियम होगी, और दूसरा ये एल्व्यूलर होगी, और इसमें कुछ ग्लैंड्स होंगे जिन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। ओके, अब जो हमारी एंडोमेट्रियम है इसको एक्चुअली में 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है स्ट्रेटम फंक्शनलिज्म और दूसरा है स्ट्रेटम बेसिलस। एक फंक्शनलिस है और दूसरा बेसिलस है। जो फंक्शनलिस है उसके नेम से पता चल रहा है कि उसका वो इसलिए रखा गया है नाम उसका कि वो हर मंथ में स्लज ऑफ होती रहती है, ठीक है। वो मीनस के थ्रू निकल जाती है जब मेंस्ट्रुअल आती है। और बेसिलस जो है वो वैसे की वैसी रहती है, और एक फिर से वो जैसे कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस निकल गई तो बेसिलस का काम है कि फिर से उसको बनाए। ओके, और मैं यहाँ पे आपको मायोमेट्रियम का फंक्शन भी बता देती। तो मायोमेट्रियम का फंक्शन है, ये जब चाइल्ड की बर्थ होता है तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है वो है हमारी मायोमेट्रियम। ओके, तो जब वो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यूट्रस में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, मायोमेट्रियम से, ठीक है। और मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा फेटस है वो एक्सपेल होके वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और पेरीमेट्रियम के बारे में भी एक बात आपको याद रखना है कि पेरीमेट्रियम बाद में क्या बना देता है, ब्रॉडर लिगामेंट्स में चेंज हो जाता है। तो याद रखना है कि ब्रॉडर लिगामेंट्स कहाँ से बने, पेरीमेट्रियम से। ओके, तो ये भी याद रखना कि फंक्शनलिस कैसा है कि जो स्लज ऑफ होता रहता है, और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं। जो सबसे ज़्यादा वेस्कुलर कंडीशन किसकी है, एंडोमेट्रियम की। ओके, क्योंकि यहाँ पे आके फीटस को अटैच होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल चाहिए, जिससे फीटस को एग को, जो हमारा जाइगोट है वो ग्रो करे, नरिशमेंट मिले उसको। ये मेन पर्पस है इसका। और बेसिलस न्यू स्ट्रेटम फंक्शनलिस को जनरेट करता है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, तो ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, अंदर की लेयर, और उसके बाहर की मायोमेट्रियम। और ये आपको दिख रहा है कि ज़्यादा ब्लड वेसल्स है, जो ये है ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स ही है, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, ठीक है, जो भी इसमें है। और यहाँ पे आपको एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम को ही हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया ना, एक तो फंक्शनलिस में और दूसरा बेसिलस में। तो यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम फंक्शनलिस कहेंगे और दूसरे को स्ट्रेटम बेसिलस, यहाँ के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लैंड्स भी हैं, फंक्शनलिस में कुछ ग्लैंड्स भी हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज अ साइक्लिकली प्रोलिफिकेटेड शेडर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये साइक्लिकली होता है, साइकिल चलती रहती है इसकी, इसको बनना है और झड़ना है। Endometrium gland are
कॉल्यूमनर, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स। तो इसमें क्या है, एंडोमेट्रियम मेट्रियल ग्लैंड्स में इसमें सीलिया भी है और नॉन सिलिएटेड भी है। मीन्स ये नरिशमेंट भी देगी, स्क्रीशन भी करेगी, और जो हमारा कुछ भी है स्पर्म को आगे ट्रांसफर, क्योंकि यूट्रस में स्पर्म एंटर करेंगे तो उनको भी आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। तो ये इनका कॉल्यूमनर सिलिएटेड का काम है। ओके, ये भी हमारा हो गया। अब अगला है यहाँ पे पॉइंट मायोमेट्रियम। ओके, मायोमेट्रियम इज interweaving bundle of smooth muscle fiber. Okay, पता स्मूथ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेल यूट्राइन कंटेंट। जैसे भी अगर आफ्टर द डिलीवरी तो उसमें यूट्रस में कुछ कंटेंट रह जाता है तो वो भी रिपेल करने के लिए मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो भी है उसमें वो निकल के बाहर आ जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे वेस्कुलर प्रेशर थ्रू द एंडोमेट्रियम। तो जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये आपको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि किस तरह से दिखते हैं सेल्स। तो ये ल्यूमन है यूट्रस का। ओके, यूट्रस का ल्यूमन है। ये क्या है, ग्लैंड है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड। ये फंक्शनैलिस है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ये सिंपल है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। ये है स्ट्रेटम बेसिलस। ओके, ये पूरी स्ट्रक्चर है, किस तरह से होता है पूरा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। यहाँ पे फंक्शनैलिस में कुछ ग्लैंड्स और एलियोलर टिश्यू दिख रहे हैं, बेसिलस है, ठीक है। ओके, तो अब ये डायग्राम हो गया, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पोर्टल ऑफ आर्टरीज होती है, पोर्टल ऑफ वेन्स भी है, क्योंकि तो एक बहुत सी बड़ी वेसल्स होती हैं जिसमें जिनकी ब्रांचेस निकल के डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। जैसे कि यहाँ पे यूट्रस को ब्लड देना है तो उसको कहेंगे यूट्राइन आर्टरी, वहाँ से ब्लड की आर्टरी आएगी, यूट्राइन आर्टरी, फिर वो जाएगी अंदर हमारे पेरीमेट्रियम में, ठीक है। पेरीमेट्रियम ये वाला है, पेरीमेट्रियम जाएगी, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रक्चर है, उसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे अर्क्यूरेट आर्टरी है, मीन्स वो एक किस तरह का, मैंने पहले भी बताया कि अर्क्यूरेट का मीनिंग होता है एक जैसे वो धनुष की तरह शेप होता है, उस आर्टरी की एक धनुष की तरह शेप होगी, उसको नाम दिया है यहाँ अर्क्यूरेट आर्टरी। ये आप वहाँ किडनी पे भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इस तरह से ही आर्टरीज जाती हैं। ओके, तो हमें क्या कह, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी के बाद क्या बना, अर्क्यूरेट आर्टरी। अर्क्यूरेट आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे हम यहाँ देखते हैं, अर्क्यूरेट आर्टरी के बाद डिवाइड हुआ रेडियल आर्टरी। ओके, यहाँ पे ये रेडियल आर्टरी कहाँ पे हो रहा है, ये है मायोमेट्रियम में, और अर्क्यूरेट आर्टरी कहाँ है, हमारा पेरीमेट्रियम लेयर पे। मायोमेट्रियम पे आ गया हमारा रेडियल। अब यहाँ पे हम बड़ी डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, यूट्राइन वॉल्स, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ऐसे ये जो है, ये जो आपको बड़े से सेल्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे ग्लैंड है, ये है फंक्शनैलिस, ठीक है। तो ये साइड, ये वाली जगह है ल्यूमन की तरफ, और ये है आउटर साइड, ठीक है। जब भी कोई डायग्राम पढ़नी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप डायग्राम को अच्छे से पहचान जाएं कि कहाँ पे हम
जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे लोकेट है, तो तभी आप ऑर्गन समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो साइड है ये है ल्यूमन की तरफ, ठीक है, और ये वाली साइड जो है ये आउटर साइड है। तो ये आगे हमारी एंडोमेट्रियम ग्लैंड है जो हमारी फंक्शनैलिस में है। ओके, ये हमारा वेसिलस, वेसिलस है, स्टर्नम वेसिलस, जिसमें जो है स्ट्रेट आर्ट्रियोल्स है। आर्टरी के रेडियल आर्टरी से क्या बन गया, स्ट्रेट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, इसका ल्यूमन और छोटा हो गया। स्ट्रेट आर्ट्रियोल्स आगे कहाँ, वेसिलस में है, वेसिलस के बाद में वो आगे फंक्शनैलिस में गया, बट इसकी ब्रांच नहीं हुई, कोई ब्रांच एक्स्ट्रा नहीं बनी। अब क्या है फंक्शन, यहाँ पे रेडियल डिवाइड हुआ स्ट्रेट आर्टरी। अब डायग्राम यहाँ पे भी वैसे बनेगी, पर हम नीचे वाले देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेट आर्टरी बनी, आर्ट्रियोल्स बना, आर्ट्रियोल के बाद ये बना स्पाइरल आर्ट्रियोल, क्योंकि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे स्पाइरल। जो स्पाइरल है रेडियल आर्टरी के बाद वो एक स्पाइरल जाएगा, और ऐसे स्पाइरल क्या कहेंगे, प्लेक्सस बनाएगा ब्लड के, और फंक्शनैलिस तक ब्लड लेके जाएगा। तो इस वजह से ये स्पाइरल और प्लेक्सस बनने की वजह से फंक्शनैलिस में ज़्यादा वेस्कुलैरिटी होती है। ये जो हमारी एंडोमेट्रियम वो ज़्यादा वेस्कुलर। तो इस यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ वेनस सिस्टम भी वैसे चलेगा। ये हमारा स्पाइरल वेनस आ जाएगी, ठीक है, वेन्स आ जाएगी। वेन के बाद वो रेडियल वेन बनेगी, रेडियल वेन के बाद जैसे ही आगे जाके जैसे आर्क्यूरेट वेन बनेगी, आर्क्यूरेट वेन जो है ब्लड को यूट्राइन वेन में लेके जाएगी, और यूट्राइन वेन आगे जाके हमारी पोर्टल वेन में लेके जाएगी। तो ऐसे ब्लड का ट्रांसमिशन होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है कि किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है। तो लिखने के लिए तो अब मेरे पास लिखने के लिए अच्छे से पेन नहीं है ना, तो अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ। तो मैं आपको एक बार ऐसे करती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे एक पोर्टल ऑफ आर्टरी होगा, ठीक है। पोर्टल होता है मतलब कि इसका जो ल्यूमन है वो बड़ा होगा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में उसमें ब्लड होगा। अब वही जो हमारा पोर्टल है वो क्या करेगा, ब्रांचिंग बनेगी उसकी, जैसे उससे ब्रांच एक यूट्रस में आई, एक वेजाइना में जाएगी, एक हमारी ओवरी में जाएगी, और अदर ऑर्गन्स हैं तो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकलती। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, यूट्रस पे। तो हम यूट्रस की ही ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे कि यूट्रस को किस तरह से अंदर ब्लड जाता है। ओके, अब पोर्टल ऑफ आर्टरी से एक ब्रांच निकली जो हमारे यूट्रस को गई। अभी देखो यहाँ पे गई, इन्होंने ये यूट्राइन आर्टरी बनाई। ओके, यूट्रस में आ गई ये पूरी, यहाँ से ये क्या है, यूट्राइन आर्टरी। तो आगे जाके यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच बनी, मतलब उससे ब्रांचेस निकली, और उन ब्रांचेस वाली आर्टरी का क्या नाम दिया गया, अर्क्यूरेट आर्टरी। एक्यूएट आर्टरी, एक्यूएट आर्टरी का मीन्स होता है कि जैसे एक धनुष की तरह, जैसे होता है ना हमारा धनुष, ऐसे ऐसे करके होता है ना। तो यहाँ पे ये जो शेप है देखो, दिख रही है ना आपको, ऐसी वाली शेप, ये जो है ये पूरा ये है आर्क्यूरेट आर्टरी। ओके, आर्क्यूरेट आर्टरी जो है ब्लड यूट्राइन आर्टरी से कहाँ लेके गई, पेरीमेट्रियल लेयर में। अब पेरीमेट्रियल लेयर, अब यहाँ पे इसका अगला डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। तो मेट्रियम के बाद ब्लड जाएगा मायोमेट्रियम में। तो मायोमेट्रियम में जो लेके जा रहा है ब्लड, वो कौन सी आर्टरी लेके जा रही है आगे, रेडियल आर्टरी। तो उसके आगे की ब्रांच को क्या नाम दिया, जो हमारी मायोमेट्री में उसको नाम दिया रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो है आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हुई, दो हिस्सों में डिवाइड हुई। वन है स्ट्रेट आर्ट्रियोल, दूसरा है स्पाइरल आर्ट्रियोल, ठीक है। जो स्ट्रेट आर्ट्रियोल है वो क्या काम कर रहा है, जो फंक्शनैलिस जो
डीजेनरेट हो गया है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, उसको जनरेट करने में, उसको ब्लड सप्लाई करेगा कि तुम जनरेट हो जाओ, इसके सेल जनरेट हो जाओ। और जो हमारा स्पाइरल है वो क्या करेगा, इफ अगर जो हमारा फंक्शनलिस स्लज ऑफ नहीं हुआ है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो मेन इसका क्या काम है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हमारे पास स्पाइरल आर्टरियोल है। अब क्या है कि अब यहाँ से जो आर्टरी से ब्लड प्योरीफाई, जो भी उसका अब इसने जो जो चाहिए वो उसने ले लिया। अब यहाँ जो भी फंक्शनैलिटी में अनवांटेड चीज़ें हैं वो ब्लड में ट्रांसफ़र होंगी और वेन के थ्रू यहाँ से जाते हुए यूट्राइन वेन में जाएगी और जाके पोर्टल ऑफ वेन में आएगी। पोर्टल जो अपना काम करेगा, उसको प्यूरीफाई करेगा लंग्स में जहाँ पे भी उसको करना है, जैसे पंपिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है, जो प्रोसीजर चलता है वो होगा। और इस तरह से फिर से ब्लड वापस इसी पाथवे से होता हुआ यूट्रस में आएगा। तो बस यही याद रखना है इसमें कि जो यूट्राइन आर्टरी है वो कितने में डिवाइड है। पहले तो यूट्राइन आर्टरी आएगी, उसके बाद अर्क्यूएट आर्टरी आएगी, फिर रेडियल आर्टरी आएगी। रेडियल आर्टरी दो में डिवाइड होगी, एक आएगी स्ट्रेट आर्टरियोल, दूसरी आएगी स्पाइरल। स्ट्रेट जो है बेसिलस से लेके कहाँ, बेसिलस से थोड़ा सा फंक्शनैलिस तक जाती है, और जो हमारी स्पाइरल है वो स्पाइरल होकर पूरा फंक्शनैलिस में रहती है। ठीक है, जो स्टेट आर्टरियोल का काम है कि जब फंक्शनैलिस स्लज ऑफ हो गया उसको जनरेट करना है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, उसको जनरेट करना है। और ये क्या करता है, फंक्शनैलिस को न्यूट्रिशन दे रहा है जब फंक्शनैलिस प्रेजेंट है, और वहाँ के वेस्ट मटेरियल को कहाँ भेज रहा है, वेन्स में। बस यही है इसमें। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़। अगर ये आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल रहती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और मुझे बताते रहें कि मैं किस तरह का चेंज लाना है। ओके, थैंक यू।